हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उनके पीवाईक्यू को देखेंगे। क्योंकि जिन लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करनी है उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो पीवाईक्यू को ज़रूर देखें। पीवाईक्यू को देखने से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए गए हैं, और किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले उस परीक्षा के नेचर, विषय वस्तु, प्रश्न का स्तर और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कराने वाली संस्था के प्रश्नों के स्तर को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम उस परीक्षा को मजबूती के साथ निकाल पाएंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए पीवाईक्यू को विस्तृत व्याख्या से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी के कदम को पूरी रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर शुरू करते हैं इन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तो चलिए आज हम देखते हैं पीवाईक्यू के प्रश्नों को। हिंदी विषय के जो 80 प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 40 प्रश्न जीएस के थे और 41 से जो 120 क्वेश्चन हैं वो अपने सब्जेक्ट के थे। तो चलिए हम हिंदी के पहले प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ऑप्शन ए दिया है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी दिया है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है ब्राह्मण अपभ्रंश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा यहाँ पे दिया है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पी शर्मा, ऑप्शन बी जी वर्गीज, ऑप्शन सी जी खेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जी खेर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, नहीं को पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन देने में आसानी हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें होगा ई, क्योंकि ब्रजभाषा, बांगरू और कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी बताना है नहीं है, खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बरेली। सहारनपुर में भी खड़ी बोली बोली जाती है, मुरादाबाद में भी बोली जाती है, लेकिन बरेली में नहीं बोली जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बरेली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ बोली दिया है, एक तरफ उसका क्षेत्र दिया है कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए दिया है अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़ी, और क्षेत्र में दिया है झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद और मथुरा। तो आपको इसको मिलाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवधी तो कहाँ बोली जाती है, इलाहाबाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ए का तीसरा ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न दिया है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत
के संविधान के किस अनुच्छेद में है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 351। ठीक है, 351 में हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न दिया है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? पहला प्रयास तो गारसा दतासी ने किया था, जो कि फ्रेंच भाषा में था, जिनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार दलाली लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा में, फ्रेंच भाषा में ना पूछ के यहाँ पूछा है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 48 नंबर, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है और हर एक परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कोटेशन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका पुस्तक है उसमें पहले दूसरे पृष्ठ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न दिया है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न, ध्यान दीजिएगा, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? 9 कवियों को रखे हैं इसमें हिंदी नवरत्न में, तो किस कवि को स्थान नहीं मिला? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी नवरत्न में नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 50 नंबर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पूछ रहा है उत्तर मध्य काल को, ठीक है, यानी रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन ए श्रृंगार काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी कला काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि विश्वनाथ के अनुसार, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, और कला काल किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जेम्स हिक्की, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो जेम्स हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न दिया है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। ये कोटेशन है। ठीक है, ये कथन है। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? ये पहले ये जान लीजिए कि ये कथन जो है छायावाद के विषय में कहा गया है, लेकिन कहा किसने? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये
फिर पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, अगर पूछे कि यहाँ पूछा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो गया स्वयंभू। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो वो भी उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। अगर पूछे आपसे कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन लोगों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछे भवभूति, हिंदी का भवभूति तो पुष्पदंत, अगर पूछे प्राकृत का पाणिनि तो हेमचंद्र। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू या अपभ्रंश का वेदव्यास स्वयंभू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया है दार्शनिक मत, एक तरफ दिया है प्रवर्तक आचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। तो नीचे आपका कूट दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए आप मिलाइए कौन सा सही है। पहले देखते हैं द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य। ठीक है, डी का तीसरा किस में दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से 54 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद में आ जाएंगे वल्लभाचार्य, अद्वैत हो जाएंगे शंकराचार्य। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न दिया है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यहाँ तक ये कथन है। अब इसको पूछ रहा है यह विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप ये कथन जो है किसका है, तो कथन दिया गया है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता, गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न दिया है प्रपद्यवाद। ठीक है, प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है। प्रपद्यवाद को एक और नाम से जाना जाता है नकीनवाद। ठीक है, नकीनवाद। तो यहाँ दिया ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी नंद किशोराचार्य, ऑप्शन सी केसरी कुमार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो नकीनवाद क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें तीनों लोगों का जो नाम है उसके पहले अक्षर से रखा गया था। तो यहाँ पे नंद किशोर आचार्य नहीं होंगे, आपका उत्तर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये शामिल नहीं थे। नलिन बिलोचन शर्मा थे, केसरी कुमार और नरेश थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न दिया है, शमशेर मुर्श के कवि हैं किसी विजन के नहीं। शमशेर मुर्श के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका दिया हुआ है।
शमशेर के बारे में कौन कहा है, किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए मलयाज, ऑप्शन बी नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शमशेर मूड के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, मलयज द्वारा कहा गया है। मलयज ने कहा है शमशेर के बारे में कि वो मूड से कवि है, किसी विजन के नहीं है, जो मूड में आता है वही लिखते हैं। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न दिया, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ठीक है, भौतिक दर्शन दिया है और अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित है, सीधे सीधे जान लीजिए कि छायावाद का वह कौन कवि है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित है। तो अरविंद दर्शन से सुमित्रानंदन पंत प्रभावित हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये शैव दर्शन से प्रभावित हैं। अगर निराला की बात करें तो ये किस दर्शन से प्रभावित हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी हैं अद्वैत वेदांत दर्शन है, उनका दर्शन का नाम है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? यह बताना है कि रीतिकाल के किस आचार्य का है। पहले ये जानिए कि जितने यहाँ पे दिए गए हैं आचार्य सब रीतिकाल के हैं। ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन बी कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी प्रताप शाही, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 59 का, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नहीं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो रचना है देव की है। ठीक है, भवानी विलास से। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न दिया है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन बी सोमनाथ, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 20 क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन बचा हुआ है 60 क्वेश्चन और उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।